हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास में हम हीट ऑफ एडजोर्बेशन या हीट ऑफ एडजॉर्प्शन पे आ गए हैं। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सा कंप्लीट किया है हमने और क्या कंप्लीट किया है टॉपिक कि एडजोर्बेंट क्या होता है, एडजोर्बेट क्या होता है, जैसा सोलवेंट और सोलवेट हमने बताया था, है ना। उस प्रकार से हमारे पास में और भी था कि कितने टाइप के होते हैं, वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये सारा कंप्लीट हम कर चुके हैं। टाइप भी हमने देखा था कि फिजोप्शन और केमिजोप्शन 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास में। एडजोप्शन एप की बात नहीं कर रहे, हम एड की ही बात करेंगे। अब हमारे पास में इसी में जो सिलसिला है आगे बढ़ाते हैं और अब हम आ गए हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ये क्या होता है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ये क्या होता है, बहुत अच्छा समझना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कहीं भी कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। आप उसको रट्टा मारना कह लो, आप उसको समझना कह लो, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हो। लेकिन ये एक आसान यूनिट है। फिर मैं आपको कहूंगा कि इसमें ज्यादा डिफिकल्टी वाली कोई बात नहीं है, ये सबसे आसान यूनिट है रहेगा आपके लिए। देखो आप प्यारे बच्चों, अब हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता क्या है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन को समझने के लिए आप ये समझो, इसको मत देखना, ये जो हिंदी में लिखा है उसको मत देखना, इंग्लिश वाला ही देखना। आप यहां से देखो, यहां से, ठीक है। हिंदी वाला वो तो मैंने लिख दिया था, मैं आपको भी बोलूंगा कि आपको जैसे कोई बातें हैं जो मैं कई बार बोल देता हूं, उसको लिखना या एक्सप्लेन करना सिर्फ लिखना पॉसिबल नहीं है, एक्सप्लेन करना पॉसिबल है। तो आप उसको अपनी भाषा में, आप गुजराती हो गुजरात की भाषा में, मराठी हो मराठी की भाषा में, हिंदी वाले हो हिंदी की भाषा में, आप उसको लिख लिया करो। जैसे अब मैं इसको आपको समझाता हूं। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब कि यह है कि जब आप एक मोल, आपको एक बात तो पता था ना कि हमारे पास में ये मान लो कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, बहुत अच्छे समझना, ये कोई सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर कोई आगे चिपकेगा, कोई आगे चिपकेगा। अब जो आगे चिपका सरफेस के ऊपर, उसको हमने रिमूव किया। अब जो सरफेस के आगे चिपके वो कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए हमारे पास में 1 मोल जो होगा, कोई सब्सटेंस होगा, 1 मोल सब्सटेंस कोई होगा, वो आके यदि सिर्फ 1 मोल के लिए ही है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन एडजॉर्बेट, वो गैसेस हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एन एडजॉर्बेंट। कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि आपका 1 मोल कोई गैस या कोई लिक्विड आकर के जब किसी सरफेस पे चिपकता है, मान लो यहां पर ये चिपक गया, और इस 1 मोल को निकालने के लिए जितनी हीट आप देंगे वही कहलाता है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। लेकिन 1 मोल के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, 1 मोल के रिस्पेक्ट में है, ओनली 1 मोल। कोई हमारे पास में ये सरफेस है, इस सरफेस पे 1 मोल आकर के, 1 मोल आकर के, सिर्फ 1 मोल आकर के यदि कोई, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, आकर के चिपकता है और उसको दोबारा, ये चिपक गया और उसको दोबारा आप चाहते हो कि ये रिमूव हो जाए, रिमूव करने के लिए जितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी वही कहलाएगा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। 1 मोल के रिस्पेक्ट में, 1 मोल के रिस्पेक्ट में सारी बात हम करेंगे। अमाउंट ऑफ हीट कितनी लग रही है 1 मोल को निकालने के लिए। सबसे पहले तो वो चिपका, चिपकने वाले को आपने बोला एडजॉर्प्शन, क्योंकि जब कोई चीज, जैसे मैं चौक से बोर्ड पे लिखता हूं, जब चौक से बोर्ड पे मैं लिखता हूं तो चौक बोर्ड के ऊपर चिपकेगी, स्वाभाविक है। अब 1 मोल मान लीजिए आप उसको लेके चल रहे हैं, अब आपकी चिपक गई। अब चिपकने के बाद में आप उसको निकालना चाहते हैं, हम कपड़े से साफ करते हैं ना, कपड़े से बोर्ड को हम साफ करते हैं। जब कपड़े से बोर्ड को हम साफ करते हैं, मतलब ये हुआ कि हम उसको डिजॉर्प्शन कर रहे हैं। एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन 2 बातें होती है। एडजॉर्प्शन मतलब किसी चीज का चिपकना, डिजॉर्प्शन मतलब उस चीज को निकालना। जैसे बोर्ड पे मैंने चौक से लिखा तो चौक बोर्ड के ऊपर चिपक गई, चौक बोर्ड के ऊपर चिपक गई, तो ये हुआ आपका एडजॉर्प्शन। लेकिन जब मैंने कपड़े से उसको साफ किया तो वो चौक है वो हट गई, बोर्ड के ऊपर से वो हट गई, ये हुआ आपका डिजॉर्प्शन। समझ गए। तो जब हमारे पास में किसी सरफेस के ऊपर 1 मोल कोई गैस या लिक्विड आके चिपका हुआ है और उसको निकालने के लिए जितनी हीट
रिक्वायरमेंट होती है या जिस अमाउंट में हीट रिक्वायरमेंट होती है वही कहलाता है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर है? वही बात मैंने यहां पर लिखा है, वो मेरी जनरल भाषा में लिखा है, लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज हिंदी है इसलिए मैंने हिंदी में लिखा कि 1 मोल एडजॉर्बेट मतलब सोल्यूट जिसकी मात्रा कम होती है, किसी भी एडजॉर्बेंट मतलब सोलवेंट जिसकी मात्रा ज्यादा होती है पर एडजॉर्ब होता है, तो 1 मोल की बात हो रही है, यदि 1 मोल कोई सब्सटेंस एडजॉर्ब होता है तो उसमें जितनी एनर्जी वहां से रिलीज होगी उसी को हम कहेंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। बात समझ में आ रही है? जब आप 1 मोल सब्सटेंस मतलब गैस या लिक्विड को किसी सरफेस के ऊपर चिपकाते हो तो वो कहलाता है आपका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो कहलाता है आपका एडजॉर्प्शन। लेकिन जब कोई चीज उसके ऊपर आके चिपकती है तो उसमें से एक हीट रिलीज होगी तो वो हीट कहलाएगी आपके पास में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। समझ रहा हो क्या बोला मैंने? अच्छा, एक बात तो आपको मालूम है कि हमारे पास में जब कोई सरफेस के ऊपर आके चिपक रही है मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उसके ऊपर आके हिट कर रहा है, तो हिट करते समय हमको हीट मिलती है कि नहीं मिलती है? भाई एक काम करना, आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप अपने बाल में अपना जो सिर है, मुंडा है, खोपड़ा है जो आपका, उसमें आप कंघा बार बार घिसना, कंघा जिससे आप कंघी करते हो, आप बाल को सजाते हो, आप उसको बार बार घिसते हो तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती है? उसमें एनर्जी आती है जिसको हम घर्षण ऊर्जा बोलते हो ना। अब अच्छा ये बात बोलो, आपने कभी लोहे पे ऊपर दूसरा लोहा मारा है, पत्थर मारा है, हेमर आपने मारा है? नहीं मारा। आप हेमर मारना, जिस जगह आप हेमर मारते हो तो वो जगह आपकी गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हुई? क्योंकि वहां से हीट निकली। मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज किसी के ऊपर आकर के हिट करती है तो वहां से एनर्जी निकलती है। बस अब उसको हमने यहां पर कंडीशन अप्लाई कर दी। कंडीशन है कि कोई 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए, अमाउंट 1 मोल होना चाहिए, और 1 मोल आकर के जब वो चिपकेगा और जितने अमाउंट में हीट रिलीज होगी, 1 मोल के रिस्पेक्ट में देखना, 1 मोल के रिस्पेक्ट में जितनी हीट रिलीज होगी वही हीट कहलाएगी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। समझ गए? फंडा क्लियर है? तो वही कहलाएगी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो अब यहां पर जैसे ये दिया हुआ है कि ये कोई आपकी सरफेस है, ये आपकी कोई सरफेस है, सरफेस पे आपका 1 मोल सोल्यूट आपका चिपका, 1 मोल सोल्यूट आपका चिपका। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमारे पास हीट रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज होगी तो हमारे पास में ये प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। और हम जानते हैं कि हमारे पास में एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते, अब यहां पर आया हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए आप, कि डिफरेंस बिटवीन फिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। अब हमको ये देखना है कि फिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो आज का हेडिंग डालिए आप, डिफरेंस बिटवीन फिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। कल मैं आपको समझाया था कि जो फिजॉर्प्शन होता है वो हमारे पास में वीक वान डर वाल्स फोर्स के द्वारा होता है। जैसे द मोल्स, कोई मोल है, किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस के कोई मोल है, आर अटैच्ड टू द सरफेस सिंपली बाय वीक फोर्स। वान डर वाल्स फोर्स जो होता है वो वीक फोर्स होता है। यदि किसी सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स आकर के अटैच हो रहे हैं और वो मॉलिक्यूल्स जो है वीक वान डर वाल्स फोर्स के द्वारा अटैच हैं, तो हम उस फिनोमिना को बोलते हैं फिजॉर्प्शन। लेकिन यदि इसी सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है और वो हो रहा है केमिकल बॉन्ड के द्वारा या कहें कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा, तो हम कहेंगे कि वो प्रोसेस है या फिनोमिना है केमिजॉर्प्शन। ये तो कल बताया था, याद है? द मॉलिक्यूल आर हेड टू द सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड, और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है फॉर्मिंग सरफेस कंपाउंड। ये सरफेस फिनोमिना है। ठीक है? तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो केमिजॉर्प्शन, और जब वीक बॉन्ड है तो फिजॉर्प्शन। इतना मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा ये आप उसके डिफरेंस में लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इट इज रिलेटिवली वीक, स्वाभाविक है वीक होगा या, और इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग,
ये तो आपकी वही बात हो गई, हाँ, कि 5 कहें कि 5 कहें, एक ही बात है वो तो। अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट पॉइंट, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो एंड, ये हमारे पास में कहां लाए करता है, ये लाए करता है जो हीट है वो 20 to 40 किलो जूल, ओनली 20 to 40 किलो जूल लाए करता है। क्यों लाए करता है? देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में सरफेस है, सरफेस से जब कोई मॉलिक्यूल आया तो आराम से हिट किया तो एनर्जी भी आराम से लगेगी या एनर्जी भी लो लगेगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में यहां जो हीट है वो कैसी निकलेगी, लो निकलेगी। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, अभी मैंने बताया था आपका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है कि जब एक मोल कंपाउंड, एक मोल की बात हुई थी, अब भी सबसे पहले शुरुआत उसी से की थी। एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड जब किसी सरफेस के ऊपर आके हिट करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही है हमारे पास में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो उसने कहा है कि यहां पर जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो बहुत कम रहेगी। कितनी कम रहेगी? उसकी रेंज क्या है? उसकी रेंज है 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स। जबकि केमिजॉर्प्शन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो धमाकेदार होगा यहां पर परफॉर्मेंस। तो यहां पर जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो रहने वाला है वो हाई रहने वाला है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई रहेगा, वो रेंज कितनी रहेगी? उसकी रेंज रहेगी 40 to 200 किलो जूल मोल इनवर्स। 200 किलो जूल मोल इनवर्स ये रहेगा केमिजॉर्प्शन की हीट, और ये है हमारे पास में फिजियोप्शन। तो इस प्रकार से ये तीसरा भी हुआ। अब आगे बात करते हैं फोर्थ में, इट इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है, ये क्या है? रिवर्सिबल है, और ये हमारे में इरिवर्सिबल है। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जैसे कोई सरफेस है, समझना, ये कोई सरफेस है। अब सरफेस के ऊपर आकर के यहां पर कोई यदि कंपाउंड आपको अटैच होता है जो वीक बॉन्ड से बना हुआ है, तो उसको तो हम कभी भी अलग कर सकते हैं, कभी भी ला सकते हैं। फिर अलग कर दिया, फिर लिया, फिर अलग कर दिया, फिर लिया, फिर अलग कर दिया, फिर लिया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये वीक एनर्जी रखता है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड रखता है, और जो कमजोर होता है उसको बाहर भागा सकते हैं, जब चाहो बुला सकते हैं, जब चाहो भगा सकते हैं। इस प्रकार से ये है रिवर्सिबल। लेकिन ये हमारे पास में केमिजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। क्यों इरिवर्सिबल है? क्योंकि एक बार आके अटैच हुआ तो अटैच हुआ, वहां उसको जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये होता है रिवर्सिबल और ये होता है आपका इरिवर्सिबल। एक बार आके जम गया सो जम गया, हटने वाला चांस नहीं है। समझ में आ रही है? फंडा क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि ये मल्टीलेयर होता है। जो फिजियोप्शन है ये मल्टीलेयर होता है। मल्टीलेयर मतलब समझ रहे हो ना? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, फिर इसी के ऊपर चौथी लेयर, इसी के ऊपर पांचवी, मल्टी लेयर में आ सकता है ये। लेकिन ये जो होता है ये मोनोलेयर होता है। ये सिर्फ एक ही लेयर आएगी इसके ऊपर, इसके अलावा कोई सी दूसरी लेयर नहीं आने वाली। ये बात समझ में आ रही है? तो जो हमारे पास में फिजियोप्शन है ये वीक होने के कारण ये मल्टीलेयर हो सकता है, बहुत सी लेयर हो सकती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर फिर एक। लेकिन जो केमिजॉर्प्शन है वो सिर्फ एक लेयर होगी, मोनोलेयर एडजॉर्बेट पार्टिकल्स ही इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि इसके लिए कोई सी भी सरफेस अवेलेबल हो सकती है, किसी भी सरफेस के ऊपर ये जा सकता है। लेकिन ये वाली जो है वो स्पेसिफिक होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये कहें कि जो आपकी केमिजॉर्प्शन है, ये तभी फॉर्मेशन होगी जब उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है? इसके लिए स्पेसिफिक नेचर चाहिए, इसके लिए एक स्पेसिफिक सरफेस चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई ऐसी कोई सरफेस नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट अकर एप्रिसिएबल एट लो टेम्परेचर। हाँ, ये लो टेम्परेचर रखता है और ये हमारे पास में सभी टेम्परेचर पर हो सकता है। ये किसी भी ये हमारे पास में किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन, निकल के ऊपर हाइड्रोजन का चिपकना, देन हमारे पास ऑक्सीजन का एजी के ऊपर चिपकना, या ऑक्सीजन का एयू के ऊपर चिपकना, या ऑक्सीजन का पीटी के ऊपर चिपकना। ये इसके एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है वेरियस गैस ऑन चारकोल। ये देखा आपने, जो माइंस वगैरह होती है ना, माइंस में आपने देखा होगा कि उन्होंने जो
पहना हुआ होता है, अपना एक मुखौटा जो पहनते हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या आपको मालूम है उस छेद में चारकोल होती है? वो चारकोल क्या काम करती है? वो चारकोल जो होती है वो जो गैसेस निकलती है, माइंस में बहुत सी गैसेस निकलती है, वो गैस जो है वो चारकोल को एब्जॉर्ब कर लेती है। बात समझ में आ रही है? तो ये हुए इसमें डिफरेंस। अब इसी में एक बात और समझो आप ये है कि जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास में अब रिवर्सिबल एक यहां पर पॉइंट आया था रिवर्सिबल वाला, ध्यान से देखना, यहां पर एक पॉइंट आया था हमारे पास में रिवर्सिबल वाला, है ना? कहां गया वो पॉइंट? यही तो था रिवर्सिबल, ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक पॉइंट आया हमारे पास में। ये जो पॉइंट है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सरफेस है, आपके पास में कोई सरफेस है, ध्यान से देखना जरा, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैं रिवर्सिबल वाली बात समझा रहा हूं और मैं इरिवर्सिबल वाली बात समझा रहा हूं। एक कोई सरफेस है, ये हुआ मान लो कोई सरफेस है, ये सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर ये सरफेस, इसमें चारकोल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मतलब ये ग्रेफाइट है। ये क्या है? ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट है, याद रखना। ये चारकोल है, ये आपकी एक सरफेस है। किसकी सरफेस है? ग्रेफाइट की। आप जानते हो ग्रेफाइट में कार्बन होता है, ये है हमारे पास में कार्बन। अब जब इसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन गैस आई, ऑक्सीजन गैस यहां से इसके कांटेक्ट में आती है, ध्यान से देखना, O2 गैस आती है। जब O2 गैस आके यहां पर चिपक गई, इस सरफेस के ऊपर चिपक गई, तो O2 ने और कार्बन ने रिएक्शन कर लिया। अब यहां कार्बन रिएक्शन करेगा O2 के साथ। ये कार्बन ने रिएक्शन कर ली O2 के साथ। ये हम O2 को ऐसा लिख लें, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन को हम ऐसा लिख लें। ये O2 के साथ रिएक्शन कर ली। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद में वो क्या बना लेता है? वो बनाता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। फिर समझो ये ग्रेफाइट है, ये हमारे पास में ये एक सरफेस है, ग्रेफाइट की सरफेस है, और ग्रेफाइट हमारे पास में यहां पर एक कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन के कांटेक्ट में जब ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद में CO2 बन जाती है। अब यदि मान लो आप सोचो कि इस CO2 को आपको अलग करना है, ये एडजॉर्ब हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, अब आपको इसका डिजॉर्प्शन करना है। आप इसको अलग कर रहा है, अब समझने की कोशिश करना। जब आप हीट दे रहा है, यहां इसको आप हीट दे रहा है, तो हीट देने पर ये हमारे पास में यहां से ग्रेफाइट तो अलग हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन अलग नहीं होगी, वो CO के फॉर्म में अलग होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में अलग होगी। तो रिवर्सिबल तो जब माना जाता ना, जब यहां से ऑक्सीजन अलग हो जाती, कार्बन अलग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हीट देने पे आपके पास में ग्रेफाइट तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो O2 गैस है वो O2 गैस ना होकर वो CO गैस जा रही है। मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल होता तो हमारे पास में कार्बन अलग हो जाता, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऑक्सीजन अलग नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की स्थान पे CO अलग हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये भी आपका एक एग्जांपल है। यहां पर इस प्रकार से हम यहां पर डिफरेंस लिख सकते हैं दोनों में, फिजियोप्शन और केमिजोप्शन में। ये आपका हुआ डिफरेंस कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम आगे इसी में, फैक्टर अफेक्टिंग किसके? एडजॉर्प्शन के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अब इसके लिए ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब सोलवेंट, जिसकी मात्रा ज्यादा हो। जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको हम सोलवेंट बोलते हैं, उसको हम नेचर एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। मैंने बोला था सोलवेंट, एडजॉर्बेंट, जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो, सरफेस के ऊपर चिपकने वाला। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जो चिपक रहा है और जिसके ऊपर चिपक रहा है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, या कहें कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, वो कहलाता है यहां पास में एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट का नेचर क्या है, उसके ऊपर ये एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब जो कम क्वांटिटी वाला, कौन चिपक रहा है, उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर भी मायने रखता है और प्रेशर भी यहां से बहुत मायने रखता है। अब हम चलते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की तरफ। इसमें से पहला पॉइंट उठा देते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग में पहला पॉइंट उठाते हैं, वो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, हेडिंग डालो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में हम बात करते हैं सोलवेंट की। जैसे मैंने आपसे बोला कि नेचर में हमारे पास में ये वाला पॉइंट याद रख लेना कि सरफेस एरिया यदि ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा।
उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। सरफेस एरिया ज्यादा, एडजॉर्प्शन ज्यादा। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि सपोज करो आप दो भाई हो और आप मस्ती कर रहे हो, एक छोटा सा है 5 साल का और एक आप हो, दोनों मस्ती कर रहे हो। अब पापा को आया गुस्सा, पापा ने दोनों के गाल पे एक चांटा जमाया। किसके गाल में से ज्यादा आवाज आएगी? तुम्हारे गाल में से ज्यादा आवाज आएगी, तुम्हारे छोटे भाई के गाल पे पड़ेगा तो ज्यादा आवाज आएगी। बताओ, स्वाभाविक है, जब आपके गाल पे पड़ेगी तो ज्यादा आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी को सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया। आपके गाल बड़े बड़े, आपके भाई का गाल छोटा सा, समझ रहे हो ना। उसका अब 5 साल का लड़का है, अब उसके गाल इतने बड़े हैं, अब आपका गाल इतना बड़ा है। जब आपके गाल पे एक जोरदार चमाटा पड़ेगा तो आवाज ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो एडजॉर्प्शन ज्यादा हो गया। समझ रहे हो ना। तो उसी प्रकार से हमारे पास में यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रूल अप्लाई होता है। नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन में हमारे पास में यदि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। इट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई सनलाइट आ रही है, मैंने अपने लिए बना लिया था आपको समझ में आ जाए इसलिए। माना कोई सनलाइट आ रही है और सनलाइट आने के बाद में आपके आंगन में या आपके हॉल में, आपका जो भी ग्राउंड है उसमें एक पानी का गिलास भरा हुआ है और उसी गिलास को देखो 1 लीटर पानी इसमें है, 1 लीटर पानी गिलास में है और उसी 1 लीटर पानी को आप सरफेस के ऊपर फैला दिया। 1 लीटर है, ये गिलास में भी 1 लीटर है और सरफेस के ऊपर भी 1 लीटर है। अब सूरज आया, सनलाइट आई और बहुत तेज गर्मी है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में ये सारा वेपोराइजेशन हो जाएगा इनका, चाहे हमारे पास में गिलास हो चाहे हमारे पास में नीचे वाला पानी हो, वेपोराइजेशन हो जाएगा। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पानी का पता नहीं चलेगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। जानते हो ना, जब हम पोछा लगाते हैं हमारे घर में सुबह सुबह गीले कपड़े का पोछा लगता है तो कुछ देर बाद वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वेपोराइजेशन हो गया। समझ रहे हो। तो अब ऐसे समझो कि 1 गिलास में पानी भरा हुआ है और वही 1 लीटर हमारे पास में नीचे जमीन पे फैला हुआ है। ये बताओ जल्दी वेपोराइजेशन किसका होगा? जल्दी वेपोराइजेशन किसका होगा? स्वाभाविक है जमीन वाले का जल्दी वेपोराइजेशन हो जाता है। ये शाम तक रखा रहेगा, इसका पानी गर्म होगा, थोड़ा बहुत उड़ेगा लेकिन ये कम नहीं होगा। लेकिन यहां 1 लीटर आपने फैलाया था, उसमें से 1 बूंद भी नहीं मिलेगी आपको 2 बजे तक। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। वो 1 लीटर पानी जमीन पे फैला हुआ है, जमीन पे फैला हुआ है, सरफेस एरिया ज्यादा है। सनलाइट आई और सरफेस एरिया वेपर बन के उड़ गया। समझ रहे हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे पास में गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है, सनलाइट आ तो रही है लेकिन वो शाम तक भी रखोगे तो भी वो वेपर बन के उड़ेगा नहीं। हाँ, कम हो सकता है, 1 लीटर है तो आपका 500 ml बचेगा 100 ml में से, लेकिन वो पूरा वेपर बन के उड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कैसा है, कम है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये है पूरा कॉन्सेप्ट। सरफेस एरिया ज्यादा, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस ज्यादा। अब उसी प्रकार से हम दूसरे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक सॉलिड और एक पाउडर है, तो सॉलिड में अच्छा एडजॉर्प्शन होगा कि पाउडर में? मान लो कोई आपके पास में सॉलिड है और उसी का आपने पाउडर बना लिया ग्राइंडर में पीस के। अब बताओ सॉलिड में एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा कि हमारे पास पाउडर में? तो स्वाभाविक पाउडर में एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पाउडर है उसमें सरफेस एरिया बढ़ गया। जब उसको आपने पाउडर फॉर्म में बना लिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप भी ट्राई करके देखना। हमारे पास में मान लो एक बीकर है, ये बीकर है और बीकर में पानी है, ये बीकर में मान लो पानी है यहां से यहां तक। अब इसमें हमने चोक डाली, एक तो चोक ये है, ये चोक है सीधा, इसको हम इस बीकर में डालते हैं और दूसरा इसी चोक का हम पाउडर बना लेते हैं। ये इसी चोक का पाउडर बना लिया हमने। अब आपने चोक को क्या किया, चोक को इसमें डालना है विदिन अ सेकेंड और चोक को बाहर निकाल लेना है। तो आप देखोगे चोक को जब तोड़ोगे तो आप देखोगे अंदर का जो एरिया है वो सूखा हुआ आएगा, बस ऊपर का जो है वो गीला रहेगा। लेकिन यदि मान लो आप इस चोक के पाउडर को इसमें डालते हो, क्या कोई ऐसा इस जगह मिलेगी उस पाउडर में जो सूखा हुआ हो? नहीं। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया। जब चोक थी तो सरफेस एरिया कम है, चोक है तो सरफेस एरिया कम है, लेकिन जब चोक को हमने पाउडर में बनाया तो सरफेस एरिया हमारे पास में इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया हमारे पास में इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ रही है? सरफेस एरिया इंक्रीज है तो एडजॉर्प्शन अच्छा कहां होगा, सॉलिड पे कि पाउडर पे? तो आंसर है पाउडर पे अच्छा हमारे पास में एडजॉर्प्शन होगा। आप खुद ट्राई करके देखना आपके घर में। दूसरी बात, हमारे पास में एक स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस है।
स्मूथ सरफेस मतलब जैसे आपने टाइल्स ले ली जो बहुत चिकनी होती है, आपने टाइल्स ले ली जो बहुत चिकनी है, वो स्मूथ सरफेस है। और आपने एक रफ सरफेस ले ली, रफ सरफेस मतलब आपने ईंट ले ली, जो ईंट होती है, ब्रिक्स जो होती है, जो ईंट आपने ली है, वो ईंट का सरफेस कैसा है आप जानते हैं, खिरवड़ा सरफेस होता है। या आप एक काम करो, एक टाइल्स ले लो आप, एक टाइल्स ले लो आप, और आप एक जमीन ले लो, आंगन जो होता है मिट्टी का बना हुआ आंगन जिसपे आपका प्लास्टर ना हो, तो एक मिट्टी से बना हुआ आंगन है और एक आपकी टाइल्स है। बताओ सबसे अच्छा एडजॉर्प्शन किस पे होगा? स्वाभाविक है जो रफ सरफेस होगा उसके ऊपर एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है। भाई टाइल्स पे तो आप एक बूंद पानी डालोगे वो नीचे जाएगा, टाइल्स गीली नहीं होगी, लेकिन जमीन पे आप पानी डालोगे तो पूरे में फैल जाएगा। क्यों? सरफेस एरिया कैसा है? ज्यादा है। उसी प्रकार से आप पास में आता है, एक आता है चारकोल और एक आता है एक्टिव चारकोल। एक्टिव चारकोल मतलब समझते हो आप कौन सा एक्टिव की बात हो रही है? एक तो चारकोल वो होता है जब हम उसको जला लेते हैं उसका चूना बन जाता है, राख बन जाता है, पाउडर बन जाता है, वो कोई काम का नहीं बचता। और एक चारकोल वो होता है जो लकड़ी के जलने के बाद में बचता है। देखो ठंड के दिन में आपने लकड़ी जलाई होगी, गांव में लकड़ी वगैरह जलती है, सीगड़ी वगैरह जलती है, तो जब लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसमें वो काले काले कोयले आते हैं जिसको हम कोल बोलते हैं, वो एक्टिव चारकोल है। जिसको और जलाया जा सकता है वो एक्टिव चारकोल, और जिसको जलाया ही ना जा सके वो आपके पास में कैसा चारकोल होगा? बेकार वाला चारकोल होगा, रफली चारकोल है, वो कोई काम का नहीं है। अब हमारे पास में आपने देखा होगा नींबू की वो क्या बोलते हैं, कच्ची शराब आपने सुनी होगी, गांव में बनती है कच्ची शराब, दारू बिस्की बनती है गांव में, तो वो महुए की बनती है। और जहां पर बिस्की बनती है, दारू बनती है, जहां शराब अड्डा होता है, वहां स्मेल बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बेकार बदबू आती है। वहां उस बदबू को दूर करने के लिए चारकोल डाला जाता है। क्यों? ताकि उसके आसपास जो बदबू है वो चारकोल हमारे पास में एक्सेप्ट कर ले। जब चारकोल हमारे पास में केवला होता है, वो केवला क्या होती है, उस नमी को, बदबू मतलब कोई गैस है, उस गैस को अपने अंदर क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उस एरिया में जो बदबू आ रही थी वो थोड़ी कम हो जाती है। समझ रहा हो? तो वो एक्टिव चारकोल डालते हैं, जिंदा चारकोल। ऐसा नहीं है कि राख उठाई और वहां पर डाल दिया, ऐसा नहीं है। एक चारकोल की राख बन जाती है। तो हमारे पास में एक होता है चारकोल और एक होता है हमारे पास में एक्टिव चारकोल। तो एक्टिव चारकोल के ऊपर ज्यादा अच्छे से एडजॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया वहां पर ज्यादा है। तो ये हुआ हमारे पास में नेचर, कि नेचर कैसा है, नेचर कैसा है। तो फैक्टर अफेक्टिंग में हमने पहला वाला पढ़ा नेचर, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे के ऊपर। दूसरा क्या है हमारे पास में? दूसरा है हमारे पास में, सेकंड है हमारे पास में नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट मतलब गैस की बात हो रही है, जिसकी क्वांटिटी कम है उसकी बात हो, ठीक है। लेकिन इस वाले को अभी हम नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर में इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये वाला टॉपिक अभी पेंडिंग में पढ़ा रहे हैं दो। इतना पढ़ाया है उसको एक बार आप प्रैक्टिस करो, पढ़ो क्या मैंने बताया है, ठीक है। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।